आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी साइंस का अध्याय 12 विद्युत पार्ट 6 और पार्ट 5 में हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। और इस पार्ट 6 में हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। समांतर क्रम संयोजन कहो या पार्श्व क्रम संयोजन कहो, बात एक ही है। तो पहले देखते हैं समांतर क्रम संयोजन होता क्या है। दोस्तों, आपने रेल की पटरियां देखी होंगी। तो जो रेल की पटरियां होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर क्रम संयोजन में होती हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। यानी जब प्रतिरोधों को हम रेल की पटरियों की तरह अलग अलग सीरीज में जोड़ते हैं, यानी अलग अलग लाइन बनाकर जोड़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो इसे समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है। तो दोस्तों, ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होता है, परंतु उनमें धारा भिन्न भिन्न होती है। और श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। उनमें क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर तो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन धारा समान होती है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इस समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे टीवी, एलईडी, रेफ्रिजरेटर जोड़ा है। तीनों ही आप देख सकते हैं विद्युत स्रोत से डायरेक्ट जुड़े हैं। जब इस प्रकार विद्युत उपकरण व्यवस्थित होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं टीवी अलग लाइन में जुड़ा है, एलईडी अलग लाइन में जुड़ा है, और जो रेफ्रिजरेटर है वो भी अलग लाइन में जुड़ा है। और तीनों ही डायरेक्ट क्या है, विद्युत स्रोत यानी बैटरी से जो दो वायर निकल रहे हैं उनसे जुड़े हैं। इस प्रकार जब विद्युत उपकरण व्यवस्थित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अगर दोस्तों हम इन विद्युत उपकरणों को अलग अलग लाइन ना बनाकर अगर एक ही लाइन में जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। जैसे पहले हमने टीवी जोड़ दिया, फिर टीवी के आगे एलईडी, एलईडी के आगे हमने रेफ्रिजरेटर जोड़ा है। तो इस प्रकार जब विद्युत उपकरण जोड़ते हैं तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस प्रकार अलग अलग लाइन बनाकर जब विद्युत उपकरण जोड़ते हैं तो उसे हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये चित्र तो बनाना नहीं है, क्योंकि ये जो डायग्राम है वो आपको समझाने के लिए बनाया गया है। अब हमें देखना है दोस्तों, इस डायग्राम को हम फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो हम देखेंगे, जिसके अंदर ये टीवी, एलईडी और फ्रिज जुड़ा है। तो इस डायग्राम को हम फिजिक्स के अंदर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे वो हम देखेंगे, और वो महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए देखते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने तीन प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, और तीनों ही प्रतिरोध क्या है, अलग अलग लाइन में जुड़े हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जो पहला प्रतिरोध है उसे हमने नाम दिया है R1, दूसरे प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R2, और तीसरे प्रतिरोध को हमने नाम दिया है R3। यहाँ पे पहले प्रतिरोध यानी R1 में प्रवाहित धारा I1 है, और दूसरे प्रतिरोध यानी R2 में प्रवाहित धारा I2 है, और तीसरे प्रतिरोध यानी R3 में प्रवाहित धारा I3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी में धारा क्या है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध होते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जब प्रतिरोध होते हैं तो उनमें प्रवाहित जो धारा होती है वो भिन्न भिन्न होती है, लेकिन जो विभवांतर होता है वो समान होता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे विभवांतर को वी लगाकर लिखा है। हमने यहाँ पे विभवांतर को V1, V2 या V3 लगाकर नहीं लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये समांतर क्रम संयोजन है। और हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को भी क्या है, समांतर क्रम संयोजन में जोड़ रखा है।
और यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी जुड़ी है। V का मान कुछ भी हो सकता है, 6, 12, 18, 2, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे कुंजी जुड़ी है जो कि बंद अवस्था में है। जब कुंजी बंद अवस्था में होती है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V वोल्ट की बैटरी से I धारा प्रवाहित हो रही है। और जो यह I धारा जब प्रतिरोधों में प्रवेश करती है या प्रवाहित होती है तो वह तीन हिस्सों में बट जाती है, क्योंकि यहाँ पे तीन प्रतिरोध जुड़े हैं। अगर यहाँ पे चार प्रतिरोध जुड़े होते तो जो आई धारा होगी वो चार हिस्सों में बट जाएगी। अगर पांच प्रतिरोध जुड़े होंगे तो जो आई धारा होगी वो पांच हिस्सों में बट जाएगी। तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध जुड़े हैं तो जो आई धारा होती है वो तीन हिस्सों में बट जाती है, I1, I2, I3। तो दोस्तों जो टोटल धारा होगी वो क्या होगी, जो धारा बटी है उन हिस्सों के बराबर होगी। तो I बराबर क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये बात तो कॉमन ही है, क्योंकि जो I धारा क्या है वो तीन हिस्सों में बट रही है, इसलिए टोटल धारा क्या होगी, उन तीन हिस्सों के बराबर होगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे उसका सूत्र डेरिवेट करते हैं। हमने श्रेणी क्रम संयोजन में भी क्या किया था, टोटल प्रतिरोध का सूत्र डेरिवेट किया था। तो हम यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन में भी क्या करेंगे, टोटल प्रतिरोध का सूत्र डेरिवेट करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 लिखा है, क्योंकि जो ई क्यू मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो IEQ को हम क्या कहते हैं, टोटल धारा कहते हैं। तो टोटल धारा क्या होगी, जितने हिस्सों में धारा बटी है उन हिस्सों के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो धारा थी वो तीन हिस्सों में बटी थी। तो IEQ इक्वल किसके हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और आपको ओम नियम से एक सूत्र पता है जो कि आप राइट साइड में देख सकते हैं, V बराबर IR। तो ओम नियम से सूत्र आता है V बराबर IR। तो हम क्या करेंगे, जो R दे रखा है उसे जब हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो भाग के चिन्ह के नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे I का एक सूत्र बन जाएगा V अपॉन R। तो हम क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे I दे रखे हैं उसकी जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन R रखेंगे। तो यहाँ पे टोटल धारा की जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन REQ। REQ क्या है, टोटल प्रतिरोध है। क्योंकि यहाँ पे टोटल धारा थी इसलिए हमने यहाँ पे टोटल प्रतिरोध रख दिया है। और I1 की जगह हम क्या रखेंगे, V अपॉन R1। क्योंकि यहाँ पे I1 था इसलिए हमने यहाँ पे प्रतिरोध रखा है R1। और I2 की जगह हम रखेंगे V अपॉन R2। I3 की जगह हम रखेंगे V अपॉन R3। तो हमने यहाँ पे V को V1, V2, V3 या VEQ लगाकर नहीं लिखा है, क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जो विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान होता है। इसलिए हमने यहाँ पे V को V1, V2, V3 या VEQ लगाकर नहीं लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट साइड में V सभी में है तो हम क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे। तो V को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो एक राइट साइड में भी क्या है, V है और एक लेफ्ट साइड में भी V है। तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या बचेगा, 1/REQ। REQ क्या है, टोटल प्रतिरोध। तो 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाता है समांतर क्रम संयोजन में टोटल प्रतिरोध का सूत्र। अगर यहाँ पे चार प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े होते तो यहाँ पे टोटल प्रतिरोध का सूत्र क्या हो जाता, 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। अगर यहाँ पे पांच प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते तो सूत्र क्या हो जाता, 1/REQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनका सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे तीन प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R2, R3। फिर आपको क्या करना है,
अगर उसका मान निकालना है, जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं उनकी मान रखने होते हैं। यानी R1 का कुछ भी मान हो सकता है, R2 का कुछ भी हो सकता है, R3 का कुछ भी हो सकता है। इनकी मान रख के आपको क्या करना है, इनका लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के पश्चात इनको हल करना है। बाद में आपको क्या करना है, ReQ का मान निकालना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा। तो कॉमन है, आपको पता ही है क्या होगा। तो 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो दोस्तों कुछ टीचर क्या करते हैं, इसे आगे भी क्या करते हैं, हल कर देते हैं और एक ReQ का दो प्रतिरोधों के लिए नया सूत्र बना देते हैं। तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो 1/Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 भी लगा सकते हैं। ये कॉमन सूत्र है, ये सभी जगह लगेगा। लेकिन कुछ टीचर जो इसे आगे हल कर देते हैं तो उसे हम देख रहे हैं, तो देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो 1/Req बराबर R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2। तो ये स्टेप कैसे आया है इसे भी देख लेते हैं। तो हमें क्या करना है, R1 R2 का लघुत्तम लेना है। तो R1 R2 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, R1 इंटू R2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, नीचे वाली संख्या का भाग देना है और भाग देने से जो भी संख्या आती है उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। तो 1/R1 में नीचे वाली संख्या कौन सी है, R1, और एक क्या है, ऊपर वाली संख्या है। 1/R2 में R2 क्या है, नीचे वाली संख्या है, और एक क्या है, ऊपर वाली संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 R2 में R1 का भाग देना है। तो R1 का जब आप भाग देते हैं तो R2 आ जाएगा। R2 की आपको क्या करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। तो R2 की एक से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, R2 का भाग देते हैं। जब हम R1 R2 में R2 का भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। R1 की आपको ऊपर वाली संख्या यानी एक से गुणा करनी है। तो आप एक से जब R1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। इस प्रकार यह स्टेप आया है। 1/Req बराबर R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2। हमें यहाँ पे निकालना है ReQ यानी टोटल प्रतिरोध निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, 1/Req आया है, लेकिन हमें केवल Req निकालना है। तो केवल Req निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/Req को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। तो जब इसे उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, Req बटे में 1। फिर हमें क्या करना है, अगर हमने लेफ्ट वाली संख्या अगर उल्टी की है तो हमें राइट वाली जो संख्या है उसे भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो जो राइट वाली संख्या को जब हम उल्टा करते हैं तो क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R2 प्लस R1 आ जाएगा। तो बटे के नीचे जब भी एक होता है तो उसे लिखना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पे ReQ बराबर क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। उपॉन में आप R2 प्लस R1 लिखें या R1 प्लस R2 लिखें, बात एक ही है। तो दोस्तों जब भी दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उनका टोटल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होगा, Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 होगा। ये केवल दो प्रतिरोध जब समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तभी लागू होगा। यानी ये सूत्र जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तब ये सूत्र लागू होगा। Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन पर आधारित 2 से 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकों R1 R2 तथा R3 जिनके मान क्रमशः 5 ओम 10 ओम तथा 30 ओम है, इन्हें समांतर क्रम में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, यानी ए में हमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा, बी हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, सी हमें ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्वेश्चन का हल निकालने में आसानी रहती है। तो क्वेश्चन में तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पे तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। तीनों को हमने अलग अलग लाइन में संयोजित किया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो तीनों प्रतिरोध यहाँ पे समांतर क्रम में संयोजित हैं। पहले का मान दे रखा है R1 बराबर 5 ओम, दूसरे का मान दे रखा है R2 बराबर 10 ओम और तीसरे का मान दे रखा है R3 बराबर 30 ओम। और हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। और क्वेश्चन में 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, तो हमने यहाँ पे डायग्राम में 12 वोल्ट की बैटरी परिपथ में जोड़ दी है। कुंजी यहाँ पे बंद अवस्था में है और परिपथ में जो धारा बह रही है वो आई है। और धारा जो होती है वो तीन हिस्सों में बट जाती है, I1, I2 और I3। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं ए, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा। तो ए में हमें क्या ज्ञात करना था, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा ज्ञात करनी थी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रथम प्रतिरोध यानी R1 से प्रवाहित धारा ज्ञात करते हैं। तो आपको पता ही है ओम नियम से V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे I का सूत्र क्या बन जाएगा, V अपॉन R। तो आपको क्या करना है, धारा निकालने के लिए V अपॉन R सूत्र लगाना है। तो पहले हमें ज्ञात करनी है प्रथम प्रतिरोध यानी R1 से प्रवाहित धारा। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I1 बराबर V अपॉन R1, क्योंकि V तो क्या है, कॉमन है, V सभी में क्या है, समान है, इसलिए हमने यहाँ पे V को V1 लगाकर नहीं लिखा है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V का मान कितना दे रखा है, 12, और R1 कितना दे रखा है, 5। तो I1 बराबर आ जाता है 12/5। 12 में 5 का भाग देते हैं तो आ जाता है 2.4 एम्पियर। ए मतलब होता है एम्पियर, तो I1 कितना आ गया है, बराबर 2.4 एम्पियर, यानी पहले प्रतिरोध यानी R1 से प्रवाहित धारा 2.4 एम्पियर है। अब हम क्या करते हैं, दूसरे प्रतिरोध यानी R2, दूसरे प्रतिरोध यानी R2 से प्रवाहित धारा ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I2 बराबर V अपॉन R2। V कितना दे रखा है, 12, और R2 कितना दे रखा है, 10। तो 12 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। तो I2 का मान कितना आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम ज्ञात करते हैं तीसरे प्रतिरोध यानी R3 से प्रवाहित धारा। तो तीसरे प्रतिरोध में जो प्रवाहित धारा होती है उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, I3 बराबर V अपॉन R3। V का मान कितना दे रखा है, 12, और R3 कितना दे रखा है, 30 ओम। तो I3 कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 12 के अंदर जब आप 30 का भाग देते हैं तो आंसर कितना आता है, 0.4 एम्पियर आता है। तो I3 का मान कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं बी में हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा जो होगी वो जितने हिस्सों में धारा बटी थी उन धाराओं के योग के बराबर कुल विद्युत धारा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो धारा होती है वो तीन हिस्सों में बढ़ती है, I1, I2 और I3 में। तो जो कुल विद्युत धारा यानी IEQ होगी उन धाराओं के योग के बराबर हो जाएगी। तो IEQ बराबर कितना आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे हमने I1 निकाला था 2.4 एम्पियर, I2 हमने निकाला था 1.2 एम्पियर और I3 हमने निकाला था 0.4 एम्पियर। तीनों को जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 4 एम्पियर, यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा IEQ बराबर 4 एम्पियर होती है। चलिए आगे चलते हैं और आगे अब देखते हैं सी में हमें ज्ञात करना है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध के लिए आपको पहले सूत्र लगाना है। तो यहाँ पे प्रतिरोध कितने थे, 3। तो 3 प्रतिरोध के लिए हम सूत्र लगा देंगे। 1/ReQ बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
तो R1 R2 और R3 के अब मान रखने हैं। R1 हमें दे रखा है 5 ओम, R2 हमें दे रखा है 10 ओम और R3 हमें दे रखा है 30 ओम। अब हमें क्या करना है, 5, 10 और 30 का लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम किस प्रकार लेना है वो आप राइट साइड में देख सकते हैं। तो आपको 5, 10 और 30 आपको इस प्रकार कॉमा लगाकर लिखना है। फिर छोटे से छोटा जो पाड़ा होता है 2 का, उससे आपको भाग देना स्टार्ट करना है। तो 5, 10 और 30, तो 10 और 30 में क्या होता है, 2 का भाग जाता है। तो आपको क्या करना है, पहले इसमें 2 का भाग देना है। 5 के अंदर नहीं जाता तो 5 को वैसा का वैसा लिखना है। 10 में जो होता है 5 बार जाता है, तो 2 पंचे 10, तो हम लिख देंगे 5। फिर 30 के अंदर जो 2 का भाग होता है वो 15 बार जाता है, तो हमने यहाँ पे 15 लिख दिया है। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, 5, 5 और 15 में। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पारा 3 का। तो 3 का जो भाग होता है 5 के अंदर नहीं जाता, तो 5 को हम वैसा का वैसा लिख देंगे। 15 के अंदर 3 का भाग जाता है, 3 पंचे 15, 5 बार चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 5, 5, 5, 5 में केवल 5 का ही भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1 1 आ जाएगा। जब तक आपके 1 1 नहीं आता है तब तक आपको इसमें भाग देते जाना है। तो जितने भी पाड़े हमने यूज किए हैं उनकी आपस में गुणा करनी है। तो हमने 2, 3 और 5 का पाड़ा यहाँ पे आया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इनकी गुणा करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 2 तिया 6, 6 पंचा 30। तो यही क्या होगा, हमारा लघुत्तम होगा। यही हमारा लघुत्तम होगा। तो लघुत्तम कितना आ गया, 30। तो आपको क्या करना है, बटे का चिन्ह लगाकर बटे के नीचे 30 लिखना है। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या होती है उसका भाग देना है। तो 1/5 में नीचे वाली संख्या 5 है। 5 का जब आप 30 के अंदर भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 6 बार। जो आंसर आएगा, यानी जो भाग देने से जो आंसर आएगा उसकी गुणा आपको ऊपर वाली संख्या से करनी है। तो ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखते हैं प्लस का चिन्ह आगे है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर हम लेते हैं 10, 10 का 30 में भाग देते हैं तो 3 बार चला जाता है। 3 की ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करते हैं तो 3 आ जाता है। फिर हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते हैं। 30 का भाग जब 30 में देते हैं तो 1 आता है, और ऊपर वाली संख्या यानी 1 से जब 1 की गुणा करते हैं तो 1 आता है। जब आप 6 प्लस 3 प्लस 1 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/REQ बराबर 10/30 आ जाता है। हमें यहाँ पे निकालना है REQ, यानी हमें टोटल प्रतिरोध निकालना है, ना कि हमें 1/REQ निकालना है। तो REQ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाली संख्या को भी उल्टा कर देंगे और राइट वाली संख्या को भी उल्टा कर देंगे। तो जब लेफ्ट वाली संख्या को उल्टा करते हैं तो REQ/1 आ जाता है, बराबर राइट वाली संख्या को उल्टा करते हैं तो 30/10 आ जाता है। 30 के अंदर 10 का भाग देते हैं तो 3 ओम आ जाता है। तो REQ यानी टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। REQ में बट्टे के नीचे 1 है, लेकिन किसी भी संख्या के नीचे जब 1 होता है तो उसको लिखना जरूरी नहीं होता है। तो REQ बराबर कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध 3 ओम है। अगर दोस्तों आपको टोटल प्रतिरोध ज्ञात होता है तो भी आप टोटल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप सूत्र लगा सकते हैं, IEQ बराबर V/REQ। V हमें ज्ञात है 12 वोल्ट और REQ हमने निकाल चुके हैं 3 ओम। तो 12 के अंदर जब आप 3 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 एम्पियर आ जाएगा। अगर आपको टोटल प्रतिरोध और वोल्टेज ज्ञात होती है तो भी आप टोटल विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तब आपको तीनों धाराओं को निकालने की जरूरत नहीं है और उन तीनों धाराओं का योग करके कुल धारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है डायग्राम। तो आपको कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर सीधा डायग्राम दे देता है, उस डायग्राम के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
दो दो ओम के चार प्रतिरोध दे रखे हैं। ऊपर वाले जो दो प्रतिरोध हैं वो नीचे वाले दो प्रतिरोधों के साथ समांतर क्रम में हैं, लेकिन वो आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है। यानी ऊपर के दो प्रतिरोध जो दो दो ओम के हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में हैं, और नीचे वाले दो प्रतिरोध हैं वो आपस में श्रेणी क्रम में हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर दे रखा है, अमीटर दे रखा है, और यहाँ पे बैटरी जो दे रखी है वो 6 वोल्ट की दे रखी है, और यहाँ पे कुंजी लगा रखी है। वोल्ट मीटर और अमीटर पर आपको ध्यान नहीं देना है। ओके। और उपरोक्त चित्र के आधार पर परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो हमें चीजें ज्ञात करनी है, एक तो कुल प्रतिरोध और एक कुल विद्युत धारा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है उसे बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वो डायग्राम बना लिया है। दो दो ओम के चार प्रतिरोध हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे बना ली है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सरल रूप बना लेते हैं, क्योंकि सरल रूप बनाने से इस क्वेश्चन का हल निकालने में हमें आसानी रहेगी। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो दो ओम के जो दो प्रतिरोध है वो आपस में श्रेणी क्रम में है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस श्रेणी क्रम को हल करते हैं। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो टोटल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में उन प्रतिरोधों के मान के योग के बराबर होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर के जो दो प्रतिरोध हैं जो कि श्रेणी क्रम में हैं उन्हें हल करते हैं। तो इनका जो टोटल प्रतिरोध 2 + 2 4 ओम हो जाएगा, और जो नीचे वाले जो दो प्रतिरोध हैं दो दो ओम के, उनको जब हल करते हैं तो उनका भी प्रतिरोध 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। इस प्रकार 4 4 ओम के दो प्रतिरोध बन जाएंगे जो कि समांतर क्रम में है। शेष हमने वोल्ट मीटर, अमीटर और बैटरी को वैसा का वैसा जोड़ दिया है। ये इस डायग्राम का सरलीकरण रूप है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पे 4 4 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सूत्र लगा सकते हैं 1/Req बराबर 1/R1 + 1/R2। और एक और आप सूत्र इसमें लगा सकते हैं, Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 + R2, क्योंकि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित होते हैं तो उनके लिए हमने एक सूत्र डेरिवेट किया था, Req बराबर R1 R2 अपॉन में R1 + R2। तो हम यहाँ पे यह सूत्र लगा लेते हैं। तो Req बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 4, क्योंकि R1 भी 4 दे रखा है और R2 भी 4 दे रखा है। तो Req बराबर 4 × 4 अपॉन में 4 + 4। तो 4 × 4 कितना हो जाता है, 16, और 4 + 4 कितना हो जाता है, 8। 16 में 8 का भाग देते हैं तो Req यानी टोटल प्रतिरोध आ जाता है 2 ओम। यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, यानी परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो हमें ज्ञात करनी है। तो आपको पता ही है, ओम नियम से एक सूत्र आता है V बराबर IR। तो यहाँ पे I का सूत्र क्या हो जाएगा, V/R। तो IEQ बराबर क्या हो जाएगा, V/REQ। तो V का मान 6 दे रखा है, यानी 6 वोल्ट दे रखा है, और Req हमने यहाँ पे निकाला है 2 ओम। तो IEQ बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है, 3 एम्पियर आ जाता है। तो IEQ बराबर कितना हो जाता है, 3 एम्पियर। यानी परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा 3 एम्पियर होती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं श्रेणीबद्ध परिपथ से एक प्रमुख हानि यह होती है कि जब परिपथ का एक अवयव कार्य करना बंद कर देता है तो परिपथ टूट जाता है और परिपथ का अन्य कोई अवयव कार्य नहीं कर पाता है। यानी जब भी उपकरण श्रेणीबद्ध होते हैं तो अगर उनमें एक उपकरण भी अगर खराब हो जाता है तो आगे के जितने भी उपकरण होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि परिपथ टूट जाता है, आगे जो होती है वो धारा प्रवाहित नहीं होती है।
आपने एक लड़ी वाली लट्टुओं की झालर देखी होगी। जब उस एक लड़ी वाली लट्टुओं की झालर में एक लट्टू खराब हो जाता है तो उसके आगे जितने भी लट्टू होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उस एक लट्टू के खराब होने से क्या होता है, आगे धारा का प्रवाह नहीं होता है। इस कारण क्या होते हैं, आगे वाले वो लट्टू भी नहीं जलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत यदि समांतर क्रम संयोजन में कोई अवयव खराब होता है तो अन्य अवयव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और अन्य अवयव समान रूप से कार्य करते रहते हैं। यानी समांतर क्रम संयोजन में जब विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं तब एक उपकरण अगर खराब हो जाता है तो अन्य उपकरण पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे घरों में जो हम उपकरण चलाते हैं स्विच बोर्ड से, वो जो होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं। इसलिए क्या होता है दोस्तों, अगर एक उपकरण यानी अगर हमारा पंखा अगर खराब हो जाता है तो उसका प्रभाव टीवी या फ्रिज या फिर एलईडी जो बल्ब होते हैं उन पर नहीं पड़ता है। यह समांतर क्रम संयोजन का फायदा है और श्रेणी क्रम संयोजन का आपने नुकसान देख लिया है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।